हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th में हमने साइंस की शुरुआत की थी। विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 की हम आज बात करेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 पब्लिश कर दिया है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे, टॉपिक है जो अम्ल एवं क्षार जो है वो धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें बनती हैं, और उससे जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलो, ये कह रहा है कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसको पहले हम एक्टिविटी के माध्यम से समझ लेते हैं। कह रहा है कि जैसा उपकरण दिया गया है यहाँ पे 2.1 में, उसके अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए और एक परखनली में 5 ml जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इसमें 2 दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जिंक के टुकड़े डाला गया है और इसमें हम परखनली में धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इसमें डाल रहे हैं। अब जैसे HCl डालेंगे तो उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा। फिर आगे कह रहा है कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है उत्सर्जित गैस यानी कि रिएक्शन के बाद जो गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है, विलयन से प्रवाहित करिए। साबुन के विलयन से, ध्यान दीजिएगा, साबुन के विलयन से उस गैस को प्रवाहित करना है। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले गुब्बारे के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य गैसें जैसे HCl, HNO3, CH3COOH के साथ क्रिया को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या फिर अलग अलग। अब देखो, इस अभिक्रिया में जब हम जिंक के टुकड़े के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल जब गैस मिलाते हैं तो जिंक हमारा मेटल है और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा अम्ल है। तो जब भी ये रिएक्शन होता है ना, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो जाता है। ये बुलबुले आप देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं और वही गैस धीरे धीरे यहाँ से प्रवाहित होके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उसमें कुछ रिएक्शन आपको कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि किसी भी धातु को अम्ल के साथ हम रिएक्शन कराए हैं तो सबसे पहला हमारा रिजल्ट क्या आया है कि उसके हाइड्रोजन जो हैं वो उसके परमाणु अलग होकर हाइड्रोजन गैस बना ले रहे हैं। यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। इससे एक यौगिक बनता है जिससे हम लवण कहते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या बनता है? एक यौगिक बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया को अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अम्ल के साथ अगर धातु को रिएक्शन कराओगे तो लवण तो बनेगा ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। तो इससे हम एक थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। किसी भी अम्ल को अगर हम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण के साथ साथ कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप साबुन के विलयन में आप इसको जब डुबोगे, साबुन के विलयन में ये गैस जब नीचे आएगा तो ये और बुलबुले तेज हो जाएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन से भरे बुलबुले बहुत ऊपर निकलेंगे और जैसे ही आप यहाँ कैंडल जलाओगे तो यहाँ फट की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉप साउंड। ठीक है, पॉप के साउंड जैसे लगेगा, आप जैसे दिवाली में आप छुरछुरी जलाते हो ना, वैसे कुछ साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो ये पहचान है कि ये कुछ और नहीं है, हाइड्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि आग के संपर्क में ये हाइड्रोजन गैस आने पे बर्स्ट होना शुरू हो जाता है और फट की आवाज़ आती है। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। और जितने भी ये एसिड डाला गया है ना, चाहे HNO3 लो या फिर CH3COOH लो, इन सभी एसिड के साथ सेम चीज़ें होंगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस साबुन के विलयन के साथ डालोगे तो वो बुलबुले और बड़े हो जाएंगे, तेज़ी से ऊपर निकलेंगे और जैसे ही आप मोमबत्ती को इसके सामने लाओगे तो फटफट की ध्वनि के साथ ये जल उठेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ये एक्टिविटी का पूरा आंसर। तो हमने क्या देखा कि धातु और अम्ल को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसके हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और साथ ही साथ एक यौगिक बनता है जिसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इतना ही क्लियर हो गया। अगला क्रियाकलाप कह रहा है कि परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए और उसमें 2 ml जो है वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड के घोल मिलाइए। अब देखो, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है क्या? ये हमारा क्षार है। ठीक है, क्या है? हमारा क्षार है। यानी कि हम क्षार को जिंक यानी कि धातु, जिंक हमारा क्या है? धातु है। यानी क्षार को हम धातु के साथ मिला रहे हैं। यानी इस क्रियाकलाप में हम क्षार को धातु के साथ मिलाने का रिजल्ट देखेंगे। अब जैसे ही अगर आप मिलाते हो और उसको गर्म करते हो तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो जैसे ही सोडियम हाइड्रॉक्साइड को जिंक के साथ मिलाओगे तो आपको सोडियम जिंकेट मिलेगा। ठीक है, सोडियम जिंकेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कहते हैं NaOH, जिंक को जिंक कहते हैं। तो यहाँ से जिंक जो है वो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और हाइड्रोजन
अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, जिसका फार्मूला है Na2ZO2। ये सॉलिड फॉर्मेट में होता है और इसको ही क्या कहते हैं हम, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और यहाँ से हमारा क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। तो एक चीज़ आपको कंफर्म कर लेना है कि जब भी किसी अम्ल या फिर क्षार के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं धातु के साथ, अम्ल या क्षार का धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, साथ ही साथ हमारा लवण बनता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ ही साथ क्या बनता है, लवण। ये हमारा हो गया रिजल्ट। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जब हम क्षार वाला देखते हैं ना, तो ये हमेशा नहीं होता, मतलब कुछ हद तक होता है, हमेशा नहीं होता। तो कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जिसमें धातुओं के साथ रिएक्ट कराने पे वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल जितना था हमने उतना बता दिया है आपको। अगला है, कह रहा है कि धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट को में क्या होता है कि कोई भी धातु होगा और उसके साथ CO3 लगा होगा। जैसे हमारा सोडियम हो गया तो Na2CO3 हो जाएगा। अब हमारा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कार्बोनेट का मतलब है पीछे क्या लगा होगा, CO3 लगा होगा। फिर आगे कह रहा है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 होता है। ठीक है, HCO3 होता है। और धातु में कोई भी धातु हो सकता है, जैसे सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बोनेट का क्या मतलब है, HCO3। कार्बोनेट का क्या मतलब है, CO3। बस ये नाम याद रखना है। अब कह रहा है कि इसको अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो क्रियाकलाप देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 परखनली लीजिए, A और B। जैसे परखनली A में 0.5 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को सिंबल के रूप में क्या लिखते हैं, Na2CO3। अब एक परखनली B है, उसमें भी हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, सोडियम के लिए Na लगाया, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3 लगाया है। ठीक है, अब दोनों परखनलियों में 2-2 ml का HCl मिलाते हैं। तो निरीक्षण करना है क्या हो रहा है। अब देखो, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो भी उत्पादित गैस होता है उसको चूना पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में उसको प्रवाहित करिए और बाद में जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका निरीक्षण करना है। तो देखो, हमने क्या किया है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया है और इस सोडियम कार्बोनेट में ऊपर से फनल के थ्रू हम डाल रहे हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही HCl जब इसमें डालोगे तो वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेगा और परखनली में गैस जमा होना शुरू हो जाएगा। वो गैस कौन सा होगा, वो गैस होगा CO2। कौन सा गैस होगा, CO2। अब उसको डालना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसमें कुछ रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को हमको ध्यान देना है। देखो, जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिलाएंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगा और ये जो H है वो O के साथ मिलके H2O बना लेगा। ठीक है, और यहाँ का सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बना लेगा। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, ये NaCl जो है वो लवण होता है और H2O जो होता है वो जल होता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 3 चीज़ें बनती हैं। तो किसी भी कार्बोनेट को अगर हम अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, पहला तो हमारा लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो याद रखना है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ये गैस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बाद में कहा था कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी हमारा ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बना के NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेगा और यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 गैस बना लेंगे। बैलेंसिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ भी Na2 है, यहाँ भी Na2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन क्या है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन 3 है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। ऐसे ही ये भी बैलेंस रिएक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जो भी चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जो भी गैस मिला है, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखो यहाँ लिखा भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ अगर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, इसका निरीक्षण करना है। तो देखो, जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हमारा गैस बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब रिएक्शन कराओगे तो ये जो कैल्शियम है ना वो CO के साथ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, वापस से जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पहुँच जाएंगे।
तो धातु का कार्बोनेट हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा वापस बन गया, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H2O बना लेगा। ठीक है, तो वापस से यानी कि जब भी हम जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस था उसको चूना पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वापस से क्या होता है, अवक्षेपण के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिल जाता है। क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि अत्यधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो निम्न अभिक्रिया होती हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला है ना, अब इसमें से अगर बहुत ज़्यादा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से प्रवाहित करना शुरू कर दें तब क्या होगा। अभी यहाँ क्या था, यहाँ थोड़ी मात्रा में था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो हमको ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला है इसमें से अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो यही जो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ ही सब मर्ज हो जाएंगी। देखो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के बाहर देखो 2 लगा हुआ है, यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ कार्बन 1 है, तो टोटल 2 कार्बन हो गए। तो यहाँ भी देखो कार्बन के बाहर कितना है, 2 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और इस वाले में 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल 3 ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन भी हो गए, तो ये एक तरीके से बैलेंस है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पानी के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अवक्षेपण के रूप में मिलता है। लेकिन अगर फर्दर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम प्रवाहित करते रहें तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है जो कि एक जलीय विलयन के रूप में होता है, यानी कि पूरी तरीके से वो घुल गया है। अब आगे देखो, यहाँ कह रहा है कि जितने भी चूना पत्थर है जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, खड़िया यानी कि चाक जो होता है हम लिखने का जो काम करते हैं, संगमरमर यानी कि जो मार्बल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही बनते हैं, CaCO3 के विविध रूप हैं, अलग अलग इसके रूप हैं। तो चूना पत्थर, चाक या फिर संगमरमर सबको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। कह रहा है कि जितने भी धातु हैं सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण तो बनाता ही है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि हमने ऊपर देख लिया है। अब इसको अगर शब्दों के रूप में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, कह रहा है कि कोई भी धातु कार्बोनेट हो या फिर हाइड्रोजन के कार्बोनेट हो, अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो लवण के साथ साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा। क्लियर है। अब अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराओगे तो बेसिकली इसका नाम रख लो आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ हम लोग बेसिकली इस हेडिंग में देखने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको भी एक्टिविटी के माध्यम से कहा है तो समझ लेते हैं। क्रियाकलाप 2.6 इसमें कह रहा है कि परखनली में 2 ml NaOH ले लो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो और उसमें 2 बूंदे फिनाप्थिलीन विलयन का डालो। विलयन का रंग क्या होगा ये ऑब्जर्व करना है। विलयन में 1 बूंदे तनु HCl का भी मिला देना है। फिर क्या अभिक्रिया मिश्रण में के रंग में कोई परिवर्तन हुआ, यानी कि फिनाप्थिलीन मिलाने के बाद कोई रंग परिवर्तन हुआ है जब HCl मिला रहे हैं, और अम्ल मिलाने के बाद फिनाप्थिलीन का रंग क्यों बदल गया ये भी बताना है। फिर कह रहा है कि उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। ठीक है, जो ये हमने किया है ना, जो मिश्रण तैयार किया है उसमें क्या मिलाना है, अब NaOH मिलाना है। फिर कह रहा है कि क्या फिनाप्थिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, इस पर विचार करिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो कह रहा है कि जब भी अम्ल को हम क्षार के साथ मिलाते हैं ना तो ये क्या करता है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है, ना ही वो विलयन अम्ल रह जाता है और ना ही क्षारीय प्रकृति का रह जाता है। तो बनता क्या है, तो उससे बनता है लवण और साथ ही साथ क्या बनता है, जल। ठीक है, यानी अम्ल और क्षारक एक दूसरे से जब मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, यानी अम्ल का प्रभाव जो होता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो हम जब भी NaOH को HCl के साथ मिलाएंगे तो NaCl बना लेगा, ये भी एक्वस फॉर्मेट में है जिसको हम क्या कहेंगे, हम लवण कहेंगे, और H2O बना लेगा जिसको हम जल कहेंगे, ये लिक्विड के रूप में, L लिखने का मतलब है लिक्विड। क्लियर है। तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परस्पर स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होता है और इसको ही क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पूछता है अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल को क्षारक के साथ या फिर क्षार के साथ मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और NaOH HCl के साथ NaCl H2O आप रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कह रहा है कि सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है जैसे क्षारक अम्ल के साथ लवण और जल बना लिया, ये है हमारा अभिकारक और ये हमारा उत्पाद।
अब कह रहा है कि अम्लों के साथ अगर धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराएं तब क्या बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। कह रहा है कि इस क्रियाकलाप में, अच्छा ये एक्टिविटी का ये बाकी वाला चीज़ रहे ना, ये रह गया, इसको मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। इसमें हम जब फिनाप्थिलीन के विलयन की बूंदें मिलाते हैं ना, तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जानो कि अम्ल के साथ अगर धातुओं के ऑक्साइड की अगर अभिक्रिया कराते हैं तब क्या क्या बनता है। तो इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है कि बीकर में एक कॉपर के ऑक्साइड ले लो, कॉपर एक धातु है, उसका ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड हो गया ना, उसको अम्ल की मात्रा के साथ मिला देना है और हिलाते हुए धीरे धीरे इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते रहना है। ठीक है, विलयन के रंग पर भी ध्यान देना है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में जो कॉपर ऑक्साइड लिया था उसका क्या हुआ, इसको डिस्कस करना है। देखो, जब भी आप ऐसा करोगे तो विलयन का रंग जो है वो नीला और हरा हो जाएगा, काई कलर का। नीला और हरा कहने का मतलब है काई कलर का हो गया। कॉपर ऑक्साइड पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो नीला और हरा रंग हो गया और कॉपर ऑक्साइड पूरी तरीके से घुल गया। विलयन नीला हरित रंग अभिक्रिया जो है वो कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण हुआ है। ये जो रंग आया ना, रंग परिवर्तन जो हुआ है किसके कारण हुआ है, कॉपर क्लोराइड के कारण हुआ है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी हम लोग आगे लिखेंगे। कह रहा है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कोई भी धातु ऑक्साइड है, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनता है और जल बनता है। अब देखो, हमने मिलाया क्या था, हमने मिलाया था कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO। ठीक है, और उसके साथ क्या क्या मिलाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब देखो, यहाँ से जब रिएक्शन होगा ना तो इसमें का Cu जो है वो Cl के साथ CuCl बना लेगा, तो यहाँ लिखेंगे CuCl2। ठीक है, अब Cl2 कैसे बना इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेगा H2O। अब बात आती है बैलेंसिंग की। अब देखो, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यानी जाहिर सी बात है इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस है। यहाँ कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये हमारा हो गया बैलेंस रिएक्शन इस क्रियाकलाप के लिए। ठीक है, अब देखो ये कैसे पता चलेगा। अभी हमने देखा जो हमारा Cl क्लोरीन होता है ना, इस पे 1 आयंस होता है, और जो हमारा कॉपर होता है उस पे 2 आयंस होते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 होता है ना वो यहाँ नीचे चला आता है, और यहाँ जो 1 होता है वो यहाँ नीचे आता है, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो ये क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऐसे ही Cu के पास 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन के पास 2 माइनस होता है। तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, तो बेसिकली यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए। तो जब दोनों समान होता है ना तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए CuO ये बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम CuO लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड को। ठीक है, खैर ये आगे धीरे धीरे चीज़ें आपको आ जाएंगी, एक बैग ये चीज़ें याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी हम धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। और उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखने के बाद से ये आप एग्जाम्पल भी दे दोगे तो आपका काम चल जाएगा। चलो आगे कह रहा है कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।